हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करेंगे अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय प्रूफ करेंगे। हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स। इसमें अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं आज 1.3। तो 1.3 में है अपने पास जैसे अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। जैसे ये दे रखा है 6+√2, 3+2√5, ये 7√5 हो गया, √5 हो गया, 1/√2 हो गया। ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इनको अपरिमेय प्रूफ करेंगे अपन। तो अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय प्रूफ करने के अपने पास दो मेथड होते हैं। इस टाइप की जो अपरिमेय संख्या हैं, इनको अपरिमेय प्रूफ करने के लिए एक अलग मेथड यूज करते हैं। और जो इस टाइप की अपरिमेय संख्या हैं, इनको अपरिमेय प्रूफ करने के लिए अलग मेथड यूज करते हैं। अब जैसे ये अपरिमेय संख्या कैसे बनी है, अपने पास ये अपरिमेय संख्या है, इसको किसी संख्या से अपन मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें या कुछ इसमें ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अपने पास इस टाइप की अपरिमेय संख्याएं बन जाती हैं। इनको अपरिमेय प्रूफ करेंगे, इनके लिए अलग मेथड है और इनके लिए अलग मेथड है। आप किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय प्रूफ कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं अपन आज की क्लास में अपन ये करेंगे, जो इस टाइप की अपरिमेय संख्या है इनको अपरिमेय प्रूफ करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे जो इन अपरिमेय संख्याओं में जो कुछ अपन इसमें कोई संख्या मल्टीप्लाई कर देते हैं या कोई इसमें डिवाइड कर देते हैं या ऐड कर देते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस टाइप की जो अपरिमेय संख्याएं आती है, इनको अपरिमेय प्रूफ अपन इनको नेक्स्ट क्लास में अपरिमेय प्रूफ करेंगे। तो अपन इनको जो अपरिमेय संख्याएं हैं, अपन दो भागों में बांट लेते हैं। जो अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको अपरिमेय प्रूफ करने के लिए अपन इनको दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो ये आ जाएगा अपने पास, जैसे ये √2 हो गया, √3, कुछ भी ले लो, √11 ले लिया, √5 ले लिया। तो इनको अपरिमेय प्रूफ करेंगे। जैसे मान ले √3 ले लिया, इसमें किसी संख्या को ऐड कर दिया, जैसे 5 ऐड कर दिया, तो 5 ऐड करने पर क्या बन जाएगा, 5√3। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने लास्ट क्लासेस में देखा था कि अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म देखा था, तो उसमें देखा था किसी अपरिमेय संख्या में कोई संख्या ऐड कर दें या जैसे मान लो इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया या इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया। या इसमें कुछ डिवाइड कर दिया, किसी से इसमें डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया। जो ये अपने पास जो नंबर प्राप्त होते हैं, ये संख्याएं प्राप्त होती हैं, ये भी इरेशनल संख्याएं होती हैं अपने पास। ये भी अपरिमेय संख्याएं होती है सारी। तो आज की क्लास में इन नंबर्स को अपरिमेय प्रूफ करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस टाइप की जो संख्याएं हैं उनको अपरिमेय प्रूफ करेंगे। तो अपन इन नंबर्स को अपरिमेय प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए अपन को जिन पॉइंट्स की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो देखते हैं अपन। जैसे एक तो को प्राइम नंबर की जरूरत पड़ेगी अपन को। को प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए अपन को कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो कि अपने लास्ट क्लास में डिटेल से कर लिया है इसको। और एक अपने पास ये पॉइंट आता है यहाँ पे कि जैसे मान लो एक इक्वेशन है अपने पास, एक समीकरण दे रखी है अपन को, जैसे 5x² = 10। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि इस वाले पार्ट की जो अपने पास LHS है और ये RHS हो गया, तो LHS बराबर होता है RHS के। यानी कि इस वाले ये जो बायां पक्ष है, इसकी जो वैल्यू होगी वो ही जो वैल्यू इस ये जो दायां पक्ष है इसकी होगी। जैसे मान लो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अपने पास यहाँ दे रखा है बराबर 10 दे रखा है। इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है वो 10 है, इसकी वैल्यू 10 है। एक अपन इस पॉइंट का यूज करेंगे। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। अब अपन यहाँ पे देखते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूफ करना है कि अपने को एक जो √2 है ये अपरिमेय संख्या होती है। √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अपन इसके लिए किस पॉइंट्स का यूज करेंगे। एक तो ये हो गया कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और एक जो अपन ने परमे करी थी कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। ये परमे अपने लास्ट क्लास में करी थी। तो इन दोनों पॉइंट्स का यूज करते हुए अपन जो अपरिमेय संख्या है उनको अपरिमेय प्रूफ करेंगे। तो यहाँ अपन इसका प्रूफ देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से स्टार्ट करेंगे।
कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, अपन को एपरे प्रूफ करना है, तो अपन ने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से स्टार्ट करा है। कॉन्ट्राडिक्शन अपन यूज करेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, √2 को परिमेय माना है अपन ने, तो परिमेय संख्याएं क्या होती है ये अपन को पता है कि ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जो pq होता है, जो pq होते हैं ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक के साथ साथ ये कोप्राइम नंबर्स भी होते हैं, ये कोप्राइम नंबर होते हैं, यानी कि सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं होती है। जो PQ है ये सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं होती है। तो यहाँ पर ने √2 को परिमेय संख्या माना है, तो परिमेय संख्या माना है तो इसे PQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तब दो पूर्णांक A और B के लिए निम्न कथन लिख सकते हैं हम, निम्न कथन लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे अपन ने ये माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने दो पूर्णांक संख्याएं ले ली A और B, तो √2 को कैसे लिख देंगे, √2 इज इक्वल टू A/B, ये P/Q की फॉर्म में लिख दिया। यानी कि अपन ने यहाँ पे दो पूर्णांक ले रखे P और Q, यहाँ पे दो पूर्णांक ले रखे अपन ने A और B। जैसे अपन ने यहाँ दो पूर्णांक P और Q लिए हैं, तो अपन पूर्णांक तो कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ P और Q ले रखे हैं, यहाँ पे ले रखे अपन ने A और B, तो इसको √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको अपन ने लिख दिया A/B, A/B, जहां क्या हो जाएगा B इज नॉट इक्वल टू 0, जहां A और B क्या है, A और B ये पूर्णांक संख्याएं कैसी होती है, कोप्राइम होती है। ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं, सह अभाज्य यानी कि कोप्राइम पूर्णांक संख्याएं हैं। अब कोई दो नंबर कोप्राइम है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि उनमें जो कॉमन है वो 1 के अलावा और कोई नहीं है, उनमें कॉमन सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है उसमें। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब ए और बी यहां देख लिया अपन ने कि कोप्राइम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास एक इक्वेशन प्राप्त हो गई अपने को कि √2 इजिकल टू A/B, तो अपन क्या करेंगे b को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा √2b इजिकल टू A, यहाँ अपने को मिल गया, अतः √2b इजिकल टू A। अब अपन यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो √2b का होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे A का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को, यहाँ मिल जाएगा अपने को 2b स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब ये 2b स्क्वायर कैसे मिल गया, जैसे अपन √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2, और ये b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर मिल जाएगा अपन को, यानी कि 2b स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से अपन को। अब ये जो अपने पास ये संख्या है 2b स्क्वायर, ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको अपन ने बोल दे कि चूंकि 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अब ये नंबर 2 से विभाजित है और ये इसके बराबर है, तो ये भी 2 से विभाजित होगी। अब इस पॉइंट को देखते हैं अपन, जैसे यहाँ कह रहे हैं अपन 2b स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, ये 2 से विभाजित है, मतलब 2b स्क्वायर ये 2 से विभाजित है, तो जो A स्क्वायर है ये भी 2 से विभाजित होगा,
अब इस पॉइंट को देख रहे हैं अपन, जैसे यहाँ पे अपन मान ले बी की वैल्यू 5 ले ले, यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 दूनी 50, यहाँ पे 50 हो गया, तो 50 बराबर ए स्क्वायर आ गया। मतलब ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो क्या है, 50 है। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई अपने पास 50 आ गई। तो 50 दो से डिविजिबल है कि नहीं, अपन देख पा रहे 50 भी दो से डिविजिबल होता है, 50 भी तो दो से डिविजिबल है। तो इसमें ये हो गया कि ए स्क्वायर भी दो से डिविजिबल है। अगर टू बी स्क्वायर दो से डिविजिबल है, टू बी स्क्वायर दो से विभाजित होता है, तो ए स्क्वायर भी दो से विभाजित होगा। ये पॉइंट अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि टू बी स्क्वायर टू से विभाजित होता है। यहाँ देख रहे हैं कि टू बी स्क्वायर टू से डिवाइड होता है। अतः हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि टू ए स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब यहाँ पे अपन को मिल गया कि टू ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अब अपन ने एक प्रमेय करी थी कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो पी ए को भी विभाजित करेगा। वही प्रमेय अपन यहाँ पे काम लेंगे कि टू ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो टू ए को भी विभाजित करेगा। अतः जो अपन ने प्रमेय करी थी 1.3 से, यह स्पष्ट है कि टू ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो यहां से अपन को क्या चीज मिल गई, यहां से अपन को ये मिल गया कि टू ए को विभाजित करेगा। नेक्स्ट करते हैं इसमें। तो अपने को यहां से मिल गया इस प्रकार, प्रथम परिणाम यह प्राप्त हुआ कि, प्रथम परिणाम यह प्राप्त हुआ कि टू ए को विभाजित करता है, ए को विभाजित करता है। अब यहाँ पे अपन को मिल गया कि टू ए को विभाजित करता है, तो ए को अपन टू के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, अतः हम पूर्णांक ए को निम्न रूप में लिख सकते हैं, निम्न रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अपन को दे रखा है कि टू ए को विभाजित करता है, इसका मतलब टू में दो का फैक्टर है। टू ए को विभाजित कब कर पाएगा, जब इसमें दो फैक्टर अवेलेबल होगा। जब इसमें दो फैक्टर होगा तो इसमें दो दो को फैक्टर की फॉर्म में दिखा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर ने कह दिया कि ए इज इक्वल टू टू सी, यानी कि इसमें दो फैक्टर आता है, जहां सी एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया अपन ने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ अपने को मिल गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c²। अब अपन ने जो एक इक्वेशन देखी थी पहले, इसको अपन इक्वेशन ए कह देंगे। टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान मिल गया अपने को टू बी स्क्वायर, ये अपन वहां पुट कर देंगे। यहाँ मिल गया अपन को ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c², इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। तो इक्वेशन एक से, समीकरण एक से ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां से अपन क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी वहां पे अपने पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया ये टू बी स्क्वायर कर दिया ए स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पे अपने पास है 4c²। तो ये 2 से 4 काट देंगे 2 टाइम, तो अपने पास नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट मिल जाएगा अपने को बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c²। यहाँ अपने पास आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c²। अब यहाँ पे भी वही करेंगे कि जो 2c² है, चूंकि 2c² 2 से डिवाइड होता है, 2 से विभाजित होता है,
अतः बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। अतः बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। अब अपने को यहाँ मिल गया बी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, तो अपन ने जो परमे करी थी, अतः परमे 1.3 से हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो बी भी 2 से विभाजित होगा। यानी कि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 बी को भी विभाजित करेगा, कि 2 बी को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। अब यहां से क्या मिल गया अपन को? यहां से अपन को ये मिल गया इस प्रकार द्वितीय परिणाम यह प्राप्त हुआ कि 2 बी को भी विभाजित करेगा। 2 बी को भी विभाजित करेगा। अब अपने को जो इससे पहले रिजल्ट प्राप्त हुआ था, इससे पहले परिणाम प्राप्त हुआ था, वहां प्राप्त हुआ था कि 2 ए को विभाजित करता है, और यहाँ अपने को मिल गया कि 2 बी को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर हुआ। 2 ए को भी विभाजित करता है और बी को भी विभाजित करता है। इसका मतलब 2 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ। तो इसी बात को लिख देंगे अपन, प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि जो 2 है वो पूर्णांक ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु यह कथन प्रारंभ में प्राप्त तथ्य का विरोधाभासी है। उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोधाभासी है कि ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कि ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। वहां पे अपन ने देखा था कि ए और बी कैसी नंबर थी, ये कैसी संख्याएं थी, ये कोप्राइम संख्याएं थी, यानी कि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि जो 2 है इनका कॉमन फैक्टर हो गया। 2 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहाँ से अपन को मिल गया जो अपन ने प्रारंभ में जो परिकल्पना करी थी कि जो √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत हो गई। अब √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसी को लिख देंगे अपन, अतः निष्कर्ष निकलता है कि हमारी प्रारंभिक कल्पना कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गई, ये गलत है। इसका मतलब ये हो गया, अतः यह प्रमाणित हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, √3 को इरेशनल प्रूफ करते हैं, √3 को अपरिमेय संख्या प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं अपन, वही करेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, √3 को एक परिमेय संख्या माना है।
तो इसे p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ अपन ने दो पूर्णांक ले लिए a और b, तो अपन ने √3 को लिख दिया a बटे b, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कि कोप्राइम इंटीजर है। अब a और b सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं, इसका मतलब ये हो गया कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट इसको करते हैं, इस b को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ अपने पास हो गया √3b इज इक्वल टू a। अब यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर तो क्या हो गया, ये हो गया 3b² इज इक्वल टू a²। 3b² 3 से डिवाइड होता है, तो a² भी 3 से डिवाइड होगा। 3b² 3 से विभाजित होता है, तो a² भी 3 से विभाजित होगा, तो a² भी 3 से विभाजित होगा। यहां से अपन को मिल गया कि a² 3 से विभाजित है, तो अपने एक प्रमेय करी थी कि a² अगर p से विभाजित है तो a भी p से विभाजित होगा। तो इसका मतलब यहां से अपने को मिल गया कि a भी 3 से विभाजित होगा, अतः a भी 3 से विभाजित होगा। इस प्रकार यहां से अपने को ये रिजल्ट मिल गया कि a 3 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इस प्रकार प्रथम परिणाम यह प्राप्त हुआ कि 3a को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब 3a को विभाजित करता है मतलब a में 3 एक फैक्टर है, तो इसको इसी फॉर्म में लिख दिया, तो a इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन 3c, जहां c एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो ये आ गया a² इज इक्वल टू 9c²। अब यहाँ पे a² की वैल्यू पुट कर देंगे। a² की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, a² की वैल्यू आई थी, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, a² इज इक्वल टू 3b², इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 से a² का मान 2 में रखने पर, तो यहाँ अपने को मिल गया 3b² इज इक्वल टू 9c²। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा, अब 3 से 9 काट देंगे तो कितने टाइम कट जाएगा, 3 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ अपने पास आ गया b² इज इक्वल टू 3c², b² इज इक्वल टू 3c²। तो यहाँ भी वही करेंगे, जो 3c² है ये किससे 3 से डिवाइड है, तो b² भी 3 से डिवाइड होगा। अब इस चीज को अपन लिख देंगे यहाँ पे कि 3c² 3 से विभाजित होता है, क्योंकि 3c² 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, अतः b² भी 3 से विभाजित होगा, b² भी 3 से विभाजित होगा। और अगर b² 3 से विभाजित होता है तो आपने एक प्रमेय करी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे b² 3 से विभाजित होता है, तो प्रमेय के अकॉर्डिंग हो जाएगा b भी 3 से विभाजित होता है। मतलब इसको ये कह सकते हैं कि 3b² को विभाजित करता है, मतलब इसको ऐसे कह दिया कि 3b² को विभाजित करता है, तो 3b को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ से अपने को मिल गया कि 3b² को विभाजित करता है, तो जो अपन ने प्रमेय करी थी वहां से अपन को क्या पता चल गया, b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो यहां से अपन को मिल गया कि 3b को विभाजित करेगा, तो इस चीज को लिख देंगे इस प्रकार द्वितीय परिणाम यह प्राप्त हुआ कि 3b को विभाजित करता है, विभाजित करता है।
अब अपने को जो प्रथम परिणाम प्राप्त हुआ था वो हुआ था कि 3a को विभाजित करता है। यहां से अपन को मिल गया कि 3b को विभाजित करता है। और अपन ने शुरू में क्या माना था, a और b को प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि इनमें 3 कॉमन फैक्टर है। 3a को भी विभाजित करता है और b को भी विभाजित करता है, यानी कि जो 3 है इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसी चीज को अपन यहाँ पे लिख देंगे, प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि परिणामों से स्पष्ट है कि जो 3 है ये पूर्णांकों a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह कथन प्रारंभ में प्राप्त तथ्य का विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्शन करता है, उसका एक विरोधाभासी है। अब किस चीज का विरोधाभासी है कि नेक्स्ट करते हैं कि ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कि ए और बी का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि हमारी प्रारंभिक कल्पना कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। ये गलत हुई। अब इसका मतलब ये हो गया √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इसी चीज को लिख देंगे, अतः यह प्रमाणित तो होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब जैसे यहाँ पर ने देख लिया, √3 को इरेशनल प्रूफ कर दिया, √2 को इरेशनल प्रूफ कर दिया। अब ऐसे किसी भी संख्या को इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं जो इस टाइप की अपरिमेय संख्या है। √3, √2, √5, √11 इस टाइप की किसी भी संख्या को प्रूफ करेंगे, उसको इसी मेथड से प्रूफ करेंगे अपन। अब जैसे मान लो √5 को इरेशनल प्रूफ करें, तो √5 को ऐसे कर देंगे इरेशनल प्रूफ। √5 को इरेशनल प्रूफ करना है अपन को, इसको अपरिमेय प्रूफ करना है अपने को। तो प्रूफ में क्या करेंगे अपन, मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको p बटा q की फॉर्म में लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि √5 इज इक्वल टू p/q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और जो pq है ये कोप्राइम नंबर है। ये कोप्राइम नंबर है, मतलब सह अभाज्य पूर्णांक है, ये सह अभाज्य संख्या है। कोप्राइम का मतलब हो गया कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे अपन को ये चीज मिल गया, इसको परिमेय कहते ही अपन को ये चीज मिल गई यहाँ से कि पी क्यू ये कोप्राइम है, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ से अपन को ये मिल गया, इसको परिमेय बोलते हैं। नेक्स्ट अपन इसको आगे करते हैं, यहाँ से q को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से अपन को मिल गया √5 q इज इक्वल टू p। अब यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, तो अपने को मिल जाता है 5q² इज इक्वल टू p²। अब यहाँ पे जो ये वाली नंबर है, ये वाली संख्या है, ये 5 से डिविजिबल है। ये 5 से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि इसमें 5 एक फैक्टर आ रहा है। 5 एक फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब 5 से तो डिविजिबल होगी। तो ये 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 5 से डिविजिबल है। अब ये 5 से क्यों डिविजिबल है, अब जैसे मान लो यहाँ पे q की वैल्यू 2 लेने अपन, q2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, मतलब यहाँ पे 20 आएगा। अब p² की वैल्यू 20 आएगी, p² की वैल्यू 20 आएगी।
अब 25 से डिविजिबल है कि नहीं, अपन को पता है 25 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से अपने को मिल गया ये टर्म 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 5 से डिविजिबल है, मतलब पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। अब एक थ्योरम इससे पहले करी थी अपन ने कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से मिल गया कि 5 पी को भी डिवाइड करेगा, 5 पी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से अपन को एक तो ये मिल गया कि 5 पी को डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट इसमें करते हैं कि पी 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब अपन पी को लिख सकते हैं 5 के मल्टीपल में कुछ भी लिख देंगे अपन। अब जैसे मान लो इसको 5 आर लिख दिया, पी को 5 आर लिख दिया, जहाँ पे आर एक पूर्णांक संख्या हो गई। अब इसका स्क्वायर कर दिया अपन ने, तो यहाँ से अपन को क्या मिल गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से पी स्क्वायर आया अपने पास 5 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ रख दिया अपन ने ये 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को मिल गया 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। तो यहाँ से 5 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 5 आर स्क्वायर। अब ये 25 5 से 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। अब यहाँ से अपन को क्या मिल रहा है कि ये टर्म 5 से डिविजिबल है, ये संख्या 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 5 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ से अपने को मिल गया कि क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। अब अपन ने जो वो पर में करी थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि क्यू भी 5 से डिविजिबल है, जो क्यू है ये भी 5 से डिविजिबल है। अब अपन ने इससे पहले क्या रिजल्ट आ गया अपने पास, इससे पहले रिजल्ट आ गया कि पी 5 से डिविजिबल है, यहाँ अपने पास रिजल्ट आ गया कि क्यू भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब पी और क्यू दोनों 5 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और अपन ने शुरू में क्या देखा है कि पी और क्यू को प्राइम है, इसका मतलब ये होगा कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ अपन देख रहे हैं कि इनमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब ये हो गया कि जो अपन ने जो प्रारंभ में जो परिकल्पना करी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत हुई। इसका मतलब ये हो गया कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे इनको अपरिमेय प्रूफ कर लेंगे अपन। अब नेक्स्ट क्लास में जो इस टाइप की परिमेय संख्या है, यानी कि अपने कोई परिमेय संख्या ले ली, मान लो √3 परिमेय संख्या ले ली, अब इसमें कोई संख्या ऐड कर देंगे, मान लो 5 ऐड कर दिया, तो √3 + 5 हो गया। मान लो कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 - √3 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 √3 कर दिया, किसी संख्या से डिवाइड कर दिया, जैसे मान लो 1/√3 कर दिया। अब जो ऐसी नंबर्स हैं इनको अपरिमेय प्रूफ करेंगे अपन, इनको इरेशनल प्रूफ करेंगे। अब इन सभी नंबर्स को अपरिमेय प्रूफ करने का एक ही मेथड है। आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लासेस समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।